बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर बात करें तो सबसे एक अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पूरी शायकीन क्रिकेट के लिए भी है कि आज शाहीन शाह आफरीदी जो है उनका आज निकाह हो गया और पाकिस्तान के लेजेंड बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी की बेटी से उनका ये निकाह हुआ है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी आबिद अली की हुई है और आबिद अली ने जो है बाकायदा तौर पर आने के बाद 3 लगातार सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं डोमेस्टिक सीजन में। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद है जाफर हुसैन साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी रिसर्च आबिद अली के हवाले से ये करते रहे हैं। जबकि अगर अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली की बात करें तो इससे हम यहीं से जाफर हुसैन से भी शुरू करते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे जाफर भाई, बड़े दिनों के बाद वापसी भी, बीमारी से सेहतयाब होने के बाद आबिद अली क्रिकेट के मैदान में वापस आए। कुछ लोगों का ख्याल था तो शायद आबिद अली क्रिकेट की दुनिया में शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब वापसी हुई है तो वापसी उन्होंने बड़े धुआंधार अंदाज में करते दिखाई दिए हैं और उन्होंने लगातार 3 सेंचुरी भी स्कोर कर दी है। इस पे कहेंगे और सबसे बढ़कर आज हमारे शाहीन शाह जो फास्ट बॉलर हैं उनका निकाह हुआ है आज बूम बूम लाला की बेटी से। देखिए माशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल जो है ना शादियों का साल है और कराची से लेके और पूरे पाकिस्तान से लेके इंडिया तक जो है ना वो शादियां हो रही हैं। खिलाड़ियों की बहुत सारी शादियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह इससे पहले शान मसूद की हुई, फिर आपके जो है ना शाह आफरीदी की हो रही है, शादाब खान हो गया, शादाब खान का। इसके अलावा जो है ना बाबर आजम भी सोच रहे हैं शादी करने का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। और अगर आप के राहुल को देख लें इंडिया के, वहाँ उनकी शादी हुई है, आपके 2-3 प्लेयर्स और भी हैं उनकी भी शादियाँ हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि साल जो है ना शादियों का है। दीगर बात आपने की कि आबिद अली की, नो डाउट आबिद अली जिस तरह वो खेलते थे, जिस तरह परफॉर्मेंस थी, नो डाउट अभी तक भी उसी तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। गो कि उनको अटैक हुआ था, हार्ट अटैक वो भी ग्राउंड में हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब सेहतयाब हैं और सेहतयाब होने के 1.5 साल हो गया उनको। उसके बाद भी वो 1 सेंचुरी मार चुके हैं और उसके बाद अब ये दोबारा आए और दोबारा आके उन्होंने लगातार 3 सेंचुरी मार दी। मेरे ख्याल में एक टैलेंटेड प्लेयर हैं। जिस तरह टेस्ट मैच उन्होंने खेले, जिस तरह अपनी परफॉर्मेंस आप दिखाते रहे हैं टेस्ट मैचेस के अलावा वनडे में भी, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा प्लेयर है जिसका कमबैक हुआ है। अच्छा, कमबैक हुआ है। सेलेक्टर्स की नज़र अब उन तक जाती हुई नज़र आ रही है जाफर हुसैन साहब, क्योंकि हमारे पास तो अब बहुत से ओपनर्स हैं नए आते भी दिखाई दे रहे। फिर अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, इमामुल हक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, शान मसूद भी ओपनिंग करते अब दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इसमें जगह बनाना आबिद अली के लिए कितना मुश्किल दिखाई देगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि दिल का मामला बड़ा टची होता है और अगर ऐसे खिलाड़ी को, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है युवराज जो हुआ करते थे उनका भी मसला हुआ था और उनको तो बड़ी पेचीदा बीमारी थी, तो वो भी आए थे और उसके बाद फिर वो ठहर नहीं सके थे, ज़्यादा अरसा वो खेले नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि दिल का मामला बड़ा ऐसा होता है कि दोबारा कमबैक करना और इंटरनेशनल क्रिकेट कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। बड़ी परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे बड़ी फिटनेस चाहिए होती है उसके लिए। तो डोमेस्टिक में ठीक है, डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल मैच में उनकी आमद थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जावेद साहब क्या कहेंगे आबिद अली के हवाले से? हाँ, जैसे जाफ़र भाई ने कहा है कि परफॉर्म तो आपको पता वो लड़का कंटिन्यू कर रहा था जब उसे अटैक नहीं होता, यानी कि देखें ग्राउंड में उसे अटैक हुआ, वहीं से डायग्नोज हुआ कि हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके असिस्ट डले, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट होने के बाद भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं आ रही, कंटिन्यू वो मेहनत करता रहा और इसके बाद वो दोबारा जब ग्राउंड्स में आया है, जैसे जाफर भाई ने पहले भी 1 सेंचुरी करके गया, उसके बाद कंटिन्यू 3 सेंचुरियाँ कर दी। और रही बात नेशनल टीम में आने की, नेशनल टीम में आने की मकसद आपको पता है, हर की रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कौन सी बीमारी वाला प्लेयर कमबैक कर सकता है और हार्ट पेशेंट है, ग्राउंड में सारा मसला हुआ था। और अब आपने देखा होगा कि उनका वेट भी बढ़ गया है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल लगती है उसके लिए। शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से, शाहीन शाह आफरीदी है, जैसे जाफर भाई ने कहा सीजन चल रहा है शादियों का, अभी थोड़े दिन में बाबर की भी हो जाएगी और माशाल्लाह जैसे शाहीन शाह आफरीदी ने वो शाहिद खान का जब दामाद बन गया है
तो मकसद इससे बहुत अच्छी जो है ना मैसेज गया है। और माशाल्लाह जैसे लाला की बच्चियां थी 5 और माशाल्लाह पहला नवाब भी उसे ऐसा मिला है कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाला फास्ट बॉलर। ये बहुत खुशआइन बात है कि इसने शादी भी शाहिद के घर पे की और माशाल्लाह जो आगे चल के शाहिद के लिए नेक शगुन साबित होगा और उसकी आइंदा बच्चियों के लिए भी अच्छे से अच्छे अल्लाह ताला करेगा कि अच्छे रिश्ते आएंगे। बड़ी क्योंकि अब खुशी तो की दो बात है। बच्चियों से जो है अपने फ्राइज से जो है ना वो सब दोष हो जाएंगे। हो गए हैं शाहिद खान आफरीदी। तो एक अच्छी चीज है। और फिर हम अब देखते हैं कि जो मैच अभी नुमाइशी मैच खेला जाना है कोयटा में, वहाँ शाहिद आफरीदी खुद खेलते हुए नजर आएंगे। शाहीन ने क्रिकेट के लिए कैसा देखते हैं उसको? ये देखें, ये दिलचस्पी बढ़ा दी है जो शाहीन और शाहिद आफरीदी खेलेंगे, इससे पब्लिक की और दिलचस्पी बढ़ गई और खासकर कोयटा के क्राउड की। आपको पता है लाला तो पूरे पाकिस्तान का लाला है और अब शाहीन शाह आफरीदी भी जो है ना हर दिल में बस रहा है जितने भी क्रिकेट लवर हैं। तो ये बहुत अच्छा, ज्यादातर लोग तो यही दामाद और ससुर को देखने आएंगे। ये दोनों ही स्टेडियम फुल कर देंगे और माशाल्लाह हमारे बड़े बड़े स्टार उसमें खेल रहे हैं। सैफी भाई हो गया, हमारे कप्तान हो गए बाबर आजम। तो ये बहुत अच्छा मेला लगेगा। इस मेले के अंदर आप देखेंगे कप्तानी का भी बड़ा चैलेंज मुकाबला भी देखा जाएगा सरफराज और बाबर के दरमियान। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कप्तानी से तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि सैफी के अलावा कोई अच्छा कप्तान आज तक पाकिस्तान में आया ही नहीं है। लेकिन ये कि बाबर को उन्होंने कप्तान तो बनाया हुआ, लेकिन वो वनडे का या टेस्ट का कप्तान हो सकता है। लेकिन T20 में कल पता चल जाएगा आपको। जो उस दिन भी मैंने खदशे का इजहार किया था कि अब बाबर जो है कराची किंग्स से पेशावर जुल्मी में गए हैं, तो आपको 5 तारीख को जो है कप्तानी का भी पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा कप्तान है। कौन कितना बड़ा कप्तान है इसका भी फैसला होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम देखें तो खासकर अगर पाकिस्तान के अंदर कप्तानी के हवाले से बात करें, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि बाय बर्थ कप्तान है सरफराज अहमद बाबर आजम, लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। गो के कुछ शिकस्तें ज़रूर हुई हैं, सीरीज़ हम ज़रूर हारे हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो है कप्तानी अच्छे करते हुए बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी खासकर क्रिकेटर्स के हवाले से, हमने बात की आबिद अली के हवाले से और उसके साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से, जिनका आज बाकायदा तौर पर निकाह हो गया बुम बुम लाला की बेटी से। तो मजीद भी बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात करें जावेद साहब से। जावेद साहब, हम देखते हैं कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर अब मंजर आम पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो यंग ब्लड के तौर पर सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबरान को शामिल किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उससे कुछ फ़ायदा होता दिखाई देगा, क्योंकि अब ज़्यादातर वही प्लेयर्स को शामिल किया गया है जो अनकरीब इन्होंने क्रिकेट छोड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। जैसे कामरान अकमल की क़यादत उन्होंने जो जूनियर क्रिकेट के उसको चेयरमैन बना दिया है, तो जैसे मकसद नया यानी कि यंग ही आए हैं, अभी इनके मैचेस ख़त्म हुए डोमेस्टिक, अभी इन्होंने छोड़ी है और उनको फ़ौरन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। अब इनको चाहिए कि जो जो ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ ये बोलते थे कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, अब इनको चाहिए, इनके पास उसके अजाला करने का टाइम आ गया है। जो मकसद परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, अब आप उसे चांस दें तो आपके आने का फ़ायदा भी हो, आप भी जो अपने आप को पुराने गुस्से थे वो किसी से ना निकालें। मकसद ये कि जो प्लेयर्स का हक बनता है उसको ऊपर लेकर आए। जिस तरह चंद दिन के लिए बुरी चेयरमैन लाला आए थे शाहिद खान आफरीदी, उन्होंने जिसका हक बनता था उसको दिया। अब इनको भी चाहिए, ये जो कामरान अकमल आए हैं और इनके साथ 2 और प्लेयर्स आए, इनको चाहिए कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उससे लेकर आए ऊपर। ये तो बहुत अच्छा होगा अगर इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। बिल्कुल। जाफर साहब से बात करते हैं। जाफर साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं जावेद साहब कि कामरान अकमल के साथ भी बहुत ज़्यादती हुई है, कामरान अकमल के पास अब जूनियर सिलेक्शन कमेटी का ओहदा उनके पास है, तो समझ रहे हैं कि अब कामरान तो खुद ज़्यादतियों का शिकार है, लेकिन उन क्रिकेटर्स के लिए कितना सूदमंद साबित होंगे जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करेंगे और उन्हें फिर जो है टीम के बराबर लाकर, टीम के खासकर क्रिकेटर्स जो बाकायदा तौर पर हमारे जो प्लेयर्स होते हैं जो पाकिस्तानी टीम के अंदर रन कर रहे होते हैं और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको सामने लाया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कप्तान बाबर आजम पे जो ना तलवार लटकनी शुरू हो जाएगी,
क्योंकि कामरान अकमल ये इनके रिश्तेदार ही हैं आपस में, लेकिन फर्स्ट कज़न है। फर्स्ट कज़न है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके आपस में जो है ना कुछ ज़्यादा अच्छे मरासिम नहीं हैं, क्योंकि बाबर ने एक मरतबा भी ना उमर अकमल को लिया, ना ही कामरान के हवाले से कोई ऐसी बात की उन्होंने। इवन ये कि एक और विकेट कीपर इनका भाई है अदनान अकमल, वो भी बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, तो उनको भी जो है ना उन्होंने कोई कंसिडर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि तलवार ऐसी लटकना शुरू हो गई है बाबर आजम पे, क्योंकि कामरान जो है ना वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए और बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आए। तो देखते हैं कि आगे क्या फैसले करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट क्योंकि बहुत अच्छी खेलते रहे कामरान अकमल और बहुत अरसे से चल रहे हैं, कम से कम 20-22 साल से जो है ना वो इस डोमेस्टिक क्रिकेट और इसमें ग्राउंड वगैरह में हमें दिखाई देते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वही बात है कि फैसला आगे क्या जाफर साहब, होगा। एक अच्छा ऑप्शन है कामरान अकमल की सूरत में, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है कभी भी अनफिट ना होने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद समी भी अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनते दिखाई, एक रुकन की हैसियत से काम करते दिखाई देंगे। क्या समझते हैं कि समी का आना, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि यंग ब्लड को, हम देखेंगे कि जो टीम बनाई गई है सिलेक्शन कमेटी की यंग ब्लड पर मुश्तमिल है, और यकीनन यंग ब्लड ही अब नौजवान क्रिकेटर्स को सामने लेकर आएगी। देखिए बात यह है कि मोहम्मद समी काफ़ी अरसे से जो है ना वो डोमेस्टिक भी देख रहे थे और फ़ुटबॉल बड़ी अच्छी खेलते हैं, मुख्तलिफ़ क्लब से वो फ़ुटबॉल भी खेल रहे हैं, गो कि वो ग्राउंड में मौजूद रहते हैं, नज़र आते हैं हमें कि वो फील्ड में मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने लाइसेंस कोर्सेज़ भी किए हुए हैं आपके, और क्रिकेट तो आपको पता है कि जितनी खेली है और हैट्रिक भी की हुई है उन्होंने। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग लाइन पे, ख़ास तौर पे जिस तरह गुज़श्ता रोज़ आप बॉलिंग कोच के हवाले से बात कर रहे थे, यासिर अरफात के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ मोहम्मद समी बड़े अच्छे कोचिंग के तौर पे भी सामने आते, वो कि उन्हें सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया, लेकिन कोचिंग वो ज़्यादा बेहतर करती हुई दिखाई देते, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये अपना हुनर सीखा था, और जिस रफ्तार से जिस लेंथ पे वो बॉलिंग करते थे, एक अच्छी बॉलिंग करते थे। और बाकी रह गई बात उनके सिलेक्शन कमेटी में आने की, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, हमने समी के हवाले से भी बात करी, एक गुमनाम सितारा था यासिर हमीद, लेकिन फिर इस कमेटी ने, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी और फिर चेयरमैन हमारे नजम सिटी, वो लेकर सामने उस सितारे को लेकर आए यासिर हमीद। क्या कहेंगे यासिर हमीद के हवाले से? देखिए यासिर हमीद नो डाउट जिस तरह उनकी दबंग एंट्री थी जब वो टेस्ट खेलने आए थे और जब वनडे आए थे इंडिया के खिलाफ, उनको बड़ा अच्छा मौका दिया गया था, तो बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं उनसे। उन्होंने बड़ी अच्छी इवन ये कि उनका रिकॉर्ड भी है बैटिंग में उनका, तो एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन एकदम से जो है ना वो गायब हो गए थे। और चूँकि 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग के वाक़यात हुए थे, उसमें जो है ना बहुत सारे हमारे ऐसे क्रिकेटर थे जिन पे जो है ना जिन पे दाग लगाने की कोशिश की गई थी, तो वो उनमें वो क्रिकेटर भी थे कि उनको जो है ना गुमनामी की सूरत में उनको एक जगह पे जाना पड़ गया, लेकिन एक अच्छे क्रिकेटर हैं और सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने, उनकी नॉलेज बड़ी अच्छी है। वही बात है कि क्रिकेटर किस तरीके से आके अपना रोल अदा करता है, क्योंकि ये मुनसिफाना फैसले होते हैं, सिलेक्शन कमेटी एक तरफा नहीं होती ना। अगर आप मुनसिफाना फैसले करेंगे, इस मुनसिफ पे आपको बिठाया गया तो आपको वही फैसले करने पड़ेंगे। जो आप मेरे ही प्रोग्राम में कहते हुए नजर आए कि बहुत ज़्यादा एजेड लोगों को जो है हम समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी का नहीं होना चाहिए मेंबर, लेकिन अब जितने भी हम मेंबरान देख रहे हैं वो ज़्यादातर यंग हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए यंग का मकसद ये है कि रिसेंटली क्रिकेट खेली हुई उन्होंने, यही कोई 15-20 साल के दौरान ही उन्होंने क्रिकेट खेली और ये सब वही हैं। अब हारून रशीद की आप बात करें कि ज़्यादा एज के, देखें वो उनको तो हमने नहीं देखा खेलते हुए कभी, और ना ही ग्राउंड में हमें सिर्फ और सिर्फ चीफ गेस्ट में हमने देखा है उनको। अदरवाइज ये है कि कोई सिलेक्शन में या किसी उसमें जाफर भाई 70+ हो गए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि वो 70+ फिट है जाफर साहब। देखिए वो फिट हो ना हो, लेकिन ये जो आपके नौजवान लोग आए हैं ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है, ये फिट भी हैं और आजकल की जदीद क्रिकेट से वाबस्ता हैं। लेकिन किसी को तो सपोर्ट के लिए एक सरबराह को जो है थोड़ा सा बुजुर्ग तो होना पड़ता है ना। हारून रशीद वो किरदार अदा कर रहे हैं ना। जी जी, हमारे दो अब्बू हो गए, एक सिलेक्शन कमेटी के हारून रशीद हो गए, दूसरे नजम सिटी हो गए, तो एक जितनी कमेटियां बनाई गई हैं मेरे ख्याल में उनके ज़्यादातर फादर जो है ना इसी तरीके से रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि ऊपर से वो कहते हैं ना कि एक डंडा होना चाहिए किसी को चलाने के लिए, तो एक चीज़ होनी चाहिए और ऐसा ही चलता हुआ है जो कि हमने शुरू से देखा है। शुरू से देखा जाए। क्या कहेंगे हारून रशीद और नजम सिटी के हवाले से?
बस इसके हवाले से यही कहेंगे, जो जाफर भाई बात कर रहे हैं ना, ये सब ने एक मकसद एक तरीका बना लिया है कि जो भी नया चेयरमैन आएगा उसके करीब जो लोग हैं उनको ही उन्होंने आगे लाना है। ये नहीं देख रहे कि कौन क्या कर रहा था, कोई फिट था कोई मिस फिट था। मकसद हर कोई ग्रुपिंग, वही जो ग्रुपिंग है कि मेरा बंदा आ गया, चीफ सिलेक्टर आ गया या उसके मेंबर्स आ गए। यही नजम सेठी साहब कह रहे थे कि ये कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में कोई साबिक टेस्ट क्रिकेटर नहीं होगा। ये नजम सेठी का बयान था। अब भी देख लें, ये जितने भी आए हैं सिलेक्शन कमेटी में सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। नंबर एक, नंबर ये हो गया। नंबर दो देखें, अब हारून रशीद 70+ उनकी एज हो गई है। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मेरा बंदा है और इसलिए आप उसको लेकर आ गए। हारून रशीद की बात कर रहे हैं जावेद साहब। हमने देखा कि बूम बूम लाला जब सिलेक्टर के तौर पर नामजद हुए और फिर उन्होंने दबंग फैसले किए, हारून रशीद उनके नायब के तौर पर उनके साथ हर जगह नजर आते थे। फिर वो सीट है हारून रशीद ने संभाली है, तो वही फैसले दबंग हारून रशीद भी करते जा रहे हैं। नौजवान ब्लड को जो है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाते जा रहे हैं। सर ये आप कह रहे हैं ना, देखिए जैसे ही लाला आया, बुरी कमेटी आई, हारून रशीद जो है आपको मंजर यहाँ पर नजर आना शुरू हो गए, हर जगह नजर आना शुरू। उन्हें पता नजम सेठी आ गए, ये नजम सेठी ग्रुप के थे, ये नजर आना शुरू हो गए जैसे ही लाला हटे और इन्हें चीफ सिलेक्टर बना दिया गया। ये सारी मकसद वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ रोज कभी नहीं चेंज होगी कि अगर मैं चला गया, अगर मैं 2 बंदे अच्छे लगा कर गया हूँ तो जो नया आ रहा है कि उन्हें रहने दे कि अच्छे बंदे नजर टीम के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं ये जी पहले वाले के साथ थे तो इनको निकालना है। जैसे आज रमीज राजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। आज रमीज राजा के लिए बाकायदा तौर पर पीसीबी ने ऐलान कर दिए गए, वो जहां चाहे कमेंट्री कर सकते हैं और पैनल का भी अब पीएसएल के लिए अनाउंस होने जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे? सर रमीज राजा ने जब ट्वीट किया था कि ये लोग चाहते हैं कि मैं माफी मांगू फिर ये मुझे कमेंट्री की इजाजत देंगे, तो ये चीज उन्होंने देखकर उन्होंने कहा इससे पहले कि कोई बात आगे पड़े तो कमेटी ने उन्हें इजाजत दे दी। अभी जब पीएसएल की जो पैनल का ऐलान होगा, अगर वो कमेंटेटर में शामिल हुए तो नजर आएगा जी कमेटी ने इनको बिल्कुल इजाजत दे दी है। लेकिन फिर रमीज वाली बात है कि चाह रहे मैं माफी मांगू फिर मेरा नाम मैं कमेटी कर सकूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि पीछे जो गुजर गया उसे भूल जाए, नए तरीके से शुरू करें। थोड़ी सी बात हम कर लें, कराची के अंदर डीएचए गोल्फ क्लब में जो है बाकायदा तौर पर 5वीं जो है नेशनल विमेन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जो है स्टार्ट हो गई है और इसमें 60 गोल्फर जो है इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। कराची में खवातीन गोल्फर्स का मेला डीएचए कंट्री एंड गोल्फ क्लब में सज रहा है, जिसमें मुल्क भर से 60 गोल्फर एक्शन में होंगी। पहली मर्तबा वर्ल्ड एमेचर गोल्फ रैंकिंग को भी मद्देनजर रखते हुए चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। 3 रोजा इवेंट में लेडीज गोल्फर आलमी रैंकिंग बेहतर कर सकती हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के टॉप गोल्फर्स हिस्सा लेंगी। इस मौके पर डायरेक्टर टूर्नामेंट नुमैरा खालिद ने कहा कि चैंपियनशिप पीजीएफ और एसजीए के भरपूर तावन से खेली जा रही है, जिसमें WAG और रैंकिंग को भी मुतारिफ कराया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलसल 5वें साल चैंपियनशिप का कामयाबी से इनेकाद किया जा रहा है। खवातीन प्लेयर्स खेलकर प्रमोशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन आतिफ हाशमी के साथ शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, इस पे मजीद बात कर लेते हैं जाफर हुसैन साहब से। जाफर भाई क्या कहेंगे, 5वीं एमेचर विमेंस गोल्फ चैंपियनशिप आज से डीएचए गोल्फ क्लब में स्टार्ट हो गई, कैसा देखते हैं इस टूर्नामेंट को? क्योंकि हम देखते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान की खास के एमेचर गोल्फर जो खवातीन वो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं, 60 से ज़ायद इसमें गोल्फर शिरकत कर रही हैं। क्या कहेंगे इस इवेंट को? देखिए बहुत बेहतरीन इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है और आपको मालूम है कि जब भी गोल्फ का खेल होता है ख़ास तौर पे कराची में, क्योंकि ये मौसम बड़ा सूट करता है गोल्फर्स को और बड़ा तगड़े मैचेस जा रही हैं और ज़बरदस्त कांटेदार मैचेस हुए हैं। आज मैंने देखा है वहाँ पे और पूरे पाकिस्तान से 60 प्लेयर्स आए हुए हैं, तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है, एक अच्छी गोल्फ खेल रही हैं ख़वातीन और उनको हमें भी मज़ा आ रहा है कि हम इंजॉय कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना जिस तरीके से गोल्फ खेली जा रही है उसको उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इवेंट है और पाकिस्तान नंबर 1 हमना अमजद भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर से बहुत सारी प्लेयर्स आई हुई हैं, तकरीबन जो है ना अंडर 19 के खिलाड़ी भी हैं और ख़ास तौर पे अंडर 14 गर्ल्स जो है ना वो भी इसमें शामिल हैं। तो एक तगड़ा मैचेस जा रहा है। अगर इसमें जो है ना एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चैम्पियनशिप है इसमें वर्ल्ड रैंकिंग भी चल रही है और जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कि यहाँ एक कैटेगरी में रखी गई हैं ख़वातीन जो हैं
وہ اگر اچھا پرفارم کریں گے تو ان کی رینکنگ جو ہے نا وہ ویگار جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ شامل ہوگی. اچھا جعفر حسین صاحب، آج آپ کی جو ہے ڈائریکٹر جو ہے اس ٹورنامنٹ کی عمیرہ خالد صاحبہ سے بھی آپ کی بات ہوئی، کیا انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ ایک خواتین کو ایک اچھا ایٹماسفیئر دیا گیا ہے اور ہمیشہ سے ان کا 5واں سال ہے جس پہ گولف کا ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ہر سال جو ہے نا اس کھیل میں بھی جدت آ رہی ہے اور خواتین میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو جس طرح میچز چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں زبردست میچز چل رہے ہیں اور خواتین کو اور بھی آنا چاہیے کیونکہ 60 میرے خیال میں کم ہیں، اب 5واں سال ہے تو اب جو ہے نا 100 سے اوپر ہونی چاہیے. تو خواتین کو مزید آنا چاہیے اس کھیل میں جو ہے اور شامل ہونا چاہیے. ایون یہ کہ جو آرگنائزر ہیں میرے خیال میں ان کو جو ہے نا اسکول کالج تک جو ہے نا اس کھیل کو لے کے جانا چاہیے تاکہ لوگوں میں شوق بڑھے گولف کا. اب ڈی ایچ اے میں کافی ایسے کالجز ہیں، وہاں پہ اگر لے کے جائیں اور وہاں سے کچھ خواتین اور لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو لے کر آئیں اور اس گولف کی طرف راغب کریں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رہے گا کہ اس کھیل میں مزید اضافہ ہوگا. اس کھیل میں مزید اضافہ ہوگا اور اچھے پلیئرز نکل کر آئیں گے. جاوید اقبال بھٹی صاحب کیا کہیں گے آج شعیب ملک کے حوالے سے؟ بڑے فٹ کرکٹرز ہیں اور آج جو ہے انہوں نے جو 500واں T20 میچ بھی کھیل لیا، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، آنر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا ایک سابق کپتان ہے آج 500واں میچ کھیل رہا ہے اپنی لائف کا 500واں اور 41ویں سالگرہ منانے کے بعد. اور آج بھی ماشاءاللہ وہ 18 سال کے لڑکوں سے زیادہ سپر فٹ نظر آتا ہے اور یہ ہمارے لیے خوشی کا لمحہ ہے کہ ہمارا 500واں میچ کھیل رہا ہے اور 12,280 رنز کر چکا ہے جس میں 75 50 بھی شامل ہیں، 162 وکٹیں بھی لی ہوئی ہیں، 382 چھکے بھی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے. اور ماشاءاللہ ان کے جو اور ان کی جو بیگم ہیں ثانیہ مرزا، وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اب گھر لوٹ آئی ہیں. ذمہ داریاں جو ہے ان کی جو ہے نا کافی حد تک کم ہو جائیں گی بیگم کے آنے سے. یہ کرکٹ پہلے بیگم کے بغیر رہا کرتے تھے، پہلے بیگم کے بغیر تھے وہ تو ٹورنامنٹ کھیلنے چلی جاتی تھی اور ذمہ داریاں تھوڑی کم ہو جائیں گی. اب اور زیادہ کرکٹ پہ فوکس کریں گے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ جس طرح کی بات کی آپ نے جاوید صاحب، بڑے ریکارڈز آپ نے شعیب ملک کے حوالے سے بتائے. ہم نے ایشیا ورلڈ کپ جو ہے بھارت ایشیا کے اندر کھیلنا ہے، بھارت میں ہونا ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایشین وکٹوں میں اگر ریکارڈ دیکھیں شعیب ملک کا تو بڑا شاندار رہا ہے. تو ورلڈ کپ کے لیے شاید آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر سینئرز کرکٹرز کا شامل ہونا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اس ورلڈ کپ کے اندر، یا پھر ہم جونیئر پر زیادہ انحصار کرتے دکھائی دیں گے؟ نہیں شہزادے بھائی، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں ورلڈ کپ ہے اور آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ ہو یا کسی اور کنٹری کے ساتھ، صرف انڈین گراؤنڈ پر آپ کو پتہ ہے وہ بہت پریشرز گیم ہوتے ہیں انڈیا میں، خاص کر ان کے تماشائیوں کے سامنے. انڈیا سے تو ایک الگ پریشر ہوتا ہے لیکن انڈیا میں کھیلنا ہی پریشر ہے. میں چاہوں گا کہ جو سینئر پلیئر ہیں، چند ایک ہی رہ گئے، ان کے ساتھ جونیئر ہو، یعنی کہ سینئر اور جونیئر کا ایک گلدستہ تیار کر کے ان کو چاہیے ٹیم میں بھیجیں. جیسے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے شعیب ملک کی بات کر رہے تھے، وہ لازمی ایسے سینئر پلیئر آپ کو چاہیے جو ٹیم کو ساتھ لے کر چلیں. یہ جونیئر سے بالکل مسئلہ نہیں ہے لوگوں، کیونکہ انہوں نے کبھی انڈیا سے، کئی تو ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے آج تک انڈیا کے خلاف میچ ہی نہیں کھیلا، انہوں نے صرف ٹی وی پر دیکھے یا سنے ہوں گے، لیکن جب وہ کھیلیں گے فرسٹ ٹائم انڈیا کے خلاف، انڈیا میں جا کر آپ کو بتاؤ پریشر ہینڈل کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں چاہوں گا جتنے سینئرز پلیئر ہیں کم از کم جو ہے نا شعیب ملک جیسے سینئر پلیئر، حفیظ نے تو ریٹائرمنٹ لے لی، سینئر پلیئر لازمی چاہیے انڈیا کے خلاف. اور انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور جیسے اب ایشیا کپ آ رہا ہے، اس میں جو سینئرز پلیئر ہیں ان کے ساتھ جونیئرز کو کھلائیں گے، وہ گروم ہو جائیں گے تو انڈیا میں جا کر کھیلنے سے ان کو اور تجربہ حاصل ہوگا. بالکل تجربہ حاصل ہوگا. جعفر صاحب کیا کہیں گے شعیب ملک کے حوالے سے کہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں شعیب ملک کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں آپ جو انڈیا میں کھیلا جانا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شعیب ملک جیسا ہیرا ہمارے پاس میرے خیال میں شاید ہی ہو، کیونکہ وہ ایک ہیرا ہیں. انہوں نے جو ہے نا اس طرح کی کارکردگی دکھائی اور T20 کا پہلا ورلڈ کپ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے. ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ہے نا فائنل میں پہنچایا تھا اور انڈیا سے ہمارا میچ ہوا تھا فائنل میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کئی ایسے میچز جتوائے ہیں ون ہینڈڈ اور پوری ٹیم کو بھی لے کر چلے ہیں. تو اپنی پرفارمنس تو ان کی اپنی جگہ ہے لیکن پوری ٹیم کو جو لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بڑا ایک ان کا کردار ہے قومی ٹیم کے حوالے سے. تو ابھی سے بہت ارلی ہو جائے گا کہنا کہ ٹیم میں شامل کر لیں نہ کر لیں، گو کہ ان کو کر لینا چاہیے تھا آسٹریلیا میں جو ورلڈ کپ کھیلا گیا لاسٹ ایئر.
اس میں شامل کر لینا چاہیے تھا. ان کے ساتھ وہاں پہ ناانصافی ہوئی ہے. اگر اب دیکھنا یہی پڑے گا کہ اب جو مینجمنٹ, کیونکہ اس ٹائم جو تھے پی سی بی چینج ہوا ہے اب, تو ہو سکتا ہے کہ اب ان کو موقع ملے. اور یہ اب وہ جانے والی بات ہے کہ اب ان کی ایج ہو گئی ہے. آخری ورلڈ کپ کھیلتا ہے ایک ورلڈ کپ, کیونکہ ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑے ایونٹ میں کھیل کے اپنے آپ کو جو ہے رخصت کرے. اگر یہ دو سینئر پلیئر کھیل جائیں گے نا, شعیب ملک اور سرفراز احمد, تو آپ کو پتا آپ کی ٹیم جو ہے نا اٹھ جائے گی. اور ون ڈے کے لیے تو شاید سمجھتے ہیں کہ ون ڈے کے لیے ضروری ہے یہ. ون ڈے میں ہمارے پاس ہے کون مڈل آرڈر میں؟ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کھڑے ہونے والا ہی نہیں ہے. آپ کو دیکھ لیں, آپ نیوزی لینڈ سے کس طرح شکست کھائی ہے ہم نے, اور انڈیا نے کیسا نیوزی لینڈ کو بلی بنایا. ہاں, وائٹ واش کر دیا. دیکھیں نا, یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور دیگر ٹیمیں کہاں پہ ہیں. تو آپ کو جو ہے نا ایسے پلیئرز کو لانا پڑے گا اور شامل کرنا پڑے گا اپنی ٹیم میں, تاکہ بیٹنگ آرڈر ہمارا اور مضبوط ہو. گو کہ ہماری بولنگ جو ہے نا وہ چل رہی ہے, لیکن اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ نہیں ہے. ابھی بھی ہم یہی بات کریں گے, کیونکہ شاہین شاہ آفریدی کے انجرڈ ہوتے ہی بولنگ ہماری جو ہے نا ایک دم سے بیٹھی ہے. اگر وہ ہوتے ٹیم میں تو شاید بالکل ہی ڈیفرنٹ ایک ماحول ہوتا. بالنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہے ماضی میں شان ٹیٹ بالنگ کوچ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. ابھی حال ہی میں اب یاسر عرفات نے ٹیم کو جوائن کر لینا ہے. کیا کہیں گے بالنگ کے حوالے سے؟ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بالنگ اٹیک مضبوط نہیں دکھائی دے, لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مضبوط بالنگ اٹیک جو ہے پاکستان کے پاس موجود ہے. دیکھیں 6 پاکستان کے ایسے فاسٹ بولر ہیں جو کہ 140 پلس کرتے ہیں بولنگ, تو اور جن کے پاس ایسے بولرز ہوں جو کہ فاسٹ بولنگ اٹیک اتنا مضبوط ہوتا ہے, دنیا یہی کہے گی کہ بھائی ان کے پاس تو بولنگ اٹیک ہے ہی بہت اچھا. میں نے بات کی کہ شاہین شاہ آفریدی کے ایک پلیئر کے انجرڈ ہونے کی وجہ سے ہماری بولنگ لائن بیٹھ گئی. حارث بھی اس طرح کی پرفارمنس نہیں دکھا سکے, وسیم بھی اس طرح کی پرفارمنس نہیں دکھا سکے. آپ کا جو ہے نا تیسرا آپ کا حسنین کو کھلایا نہیں آپ نے ایک ہی موقع دیا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بولنگ لائن جو ہے نا ہماری بہت تگڑی ہے. کچھ بہتر نسیم شاہ نظر آئے آپ کو؟ نسیم شاہ بہت آؤٹ کلاس بولر ہیں, لیکن آپ نے وکٹیں اسپنرز کے لیے بنا دی پاکستان میں, تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی. کتنی اپنی کمر توڑیں گے فاسٹ بولر؟ تو وکٹیں اگر آپ کی سپورٹ میں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں یہ فاسٹ بولنگ اٹیک جو ہے ہمارا, وہ نیوزی لینڈ کو سکون سے ہرا سکتے تھے سیریز. جاوید کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جعفر بھائی جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ بالنگ, دیکھیں شاہین شاہ آفریدی جب انفٹ ہوا تھا تو سارا بوجھ نسیم شاہ پر آیا. نسیم شاہ بھی انفٹ ہو گیا, اس کے بعد حارث سہیل بھی وہ پرفارم نہیں کر سکا. ظاہر ایک کمبینیشن ہوتا ہے بالنگ کا, یا ایک ٹیم کا کمبینیشن بن جاتا ہے. اگر ہمارے یہ شاہین شاہ آفریدی, حارث رؤف, نسیم شاہ اور محمد وسیم, یہ اگر چاروں کھیلتے ہیں ورلڈ کپ, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم 300 رنز بنا لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی ایسی ٹیم نہیں جو 300 رنز کر سکتی ہے. یہ دنیا کی واحد ٹیم ہے جو ہماری بالنگ جو ہے ایسی 300 رن بالکل نہیں کرنے دیں گے ہمارے بالر. سر وکٹیں تو ایسی ہوں نہیں سر, وکٹیں جیسی بھی ہو. دیکھیں ون ڈے میچز کی بات کر رہا ہوں, اور انڈیا میں اگر ورلڈ کپ میں یہ 4 بالر ہمارے ساتھ ٹیم کے ساتھ چل رہے ہوں گے, اور جیسے بات ہوتی شعیب ملک اور سرفراز کی, یہ 2-3 سینئرز اگر پلیئر ہوں گے, تو دیکھیں نیوزی لینڈ وہاں 300 رنز کر کے بھی جو ہے نا ہار رہا تھا, کیونکہ اس کے پاس ہمارے جیسا بالنگ اٹیک نہیں تھا. نیوزی لینڈ دیکھیں 300 ابو کر کے بھی ہارا ہے وہاں میچ, انڈیا آرام سے چیز کر لیتا تھا. تو مقصد یہ کہ ورلڈ کپ کے دوران اگر یہ ہمارے 4 بالر کھیلتے ہیں, 2 اسپنرز کے ساتھ ہم جاتے ہیں, شعیب پلس سرفراز احمد, تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر 300 کا کبھی ٹارگٹ ہم نے حاصل کر لیا تو سامنے والی ٹیم چیز کر پائے گی, کیونکہ ہماری بالنگ نے دھاگ بٹھائی ہوئی ہے. اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں کہ بڑا عمل دخل آپ نے کہا کہ مڈل آرڈر کی بھی بات کر لی, آپ نے فاسٹ بالنگ کے حوالے سے بھی بات کر لی, کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سرفراز اور شعیب ملک کے آنے سے ٹیم مضبوط ہو جائے گی. اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپننگ کی شعبہ اگر ہم دیکھ لیں تو عبداللہ شفیق, اس کے ساتھ امام الحق, شان مسعود, سب ہی جو ہے اس لائن میں نظر آ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ شان مسعود, امام الحق اور عبداللہ شفیق, ان تینوں کو جو ہے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بالکل شہزادے بھائی, یہ ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں بالکل شامل ہوں گے, یہ میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ اصل مسئلہ ہمارا مڈل کا ہے. مڈل آرڈر بیٹنگ نہیں کر رہا نا. مڈل میں دیکھیں اگر آپ شعیب کو ڈالتے ہیں, سرفراز احمد کو ڈالتے ہیں, تو پھر یہ مضبوط ہو جائیں گے. اگر آپ نے وہی خوشدل شاہ, حیدر علی, ان پہ اگر ریلائی کیا تو آپ کو وہی رزلٹ ملے گا. میں تو ہم ریلائی کر سکتے ہیں, ون ڈے میں شاید ہم ون ڈے میں آپ کو پتا تجربہ چاہیے, بیٹسمین چاہیے, آپ کو پکا بیٹسمین چاہیے. یہ 4 اوور یا 20 اوورز میں تو آپ کو پتا ہے. لیکن سعود شکیل نے تو مڈل آرڈر پر رن کر دیا ہے نا, کیا کہتے ہیں جاوید صاحب؟ تو سر سعود شکیل تو کھیلے گا انشاءاللہ, ورلڈ کپ اس نے کھیلنا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ 3-4 اس میں دیکھیں سعود شکیل ایک نیا. آپ سمجھتے ہیں کہ امام الحق اور فخر زمان کے اندر ٹائی ہوگی؟ نہیں, امام الحق نہیں, سعود, اس کے شان مسعود کی اور اس کی فخر زمان. نہیں فخر زمان تو ہوگا, شان مسعود کی. عبداللہ شفیق پہ ٹائی ہے. عبداللہ شفیق پہ ٹائی نہیں ہے, امام الحق کی اور سعود شکیل کی, ان کی ٹائی ہوگی, دونوں لیفٹی ہیں.
तो ओपनिंग के शोबे की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर के लिए तो अगर आप खुद कह रहे हैं कि सरफराज और क्या कहते हैं शोएब मलिक टीम का हिस्सा होंगे। हम अगर ओपनिंग की बात कर रहे हैं जहां पर टाई की, तो वहां पर फखर जमान हमारे साथ मौजूद है, शान मसूद हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, इमामुल हक मौजूद है। तो क्या समझ रहे हैं इसमें इन चारों में से 2 प्लेयर्स ने जाना है, और वो 2 प्लेयर्स कौन होंगे? फखर जमान होंगे, शान मसूद होंगे, या फिर अब्दुल्ला शफीक होंगे, इमामुल हक होंगे? शहजादे भाई जाएंगे ये चारों ही, जाएंगे ये चारों ही। वो मैच खिलाना बनता है, चारों खेलते नहीं खेलते, 2 बेंच पर बैठेंगे, जाएंगे चारों ही, टीम यही जाएगी। बिल्कुल इसी सवाल पे जाफर साहब से बात करते हैं। जाफर साहब क्या कहेंगे इमामुल हक के हवाले से? आईसीसी रैंकिंग में 5वां नंबर जरूर है, लेकिन वो शायद मुकम्मल तौर पर परफॉर्म करते नजर नहीं आते। वर्ल्ड कप कुछ करीब है, क्या कहेंगे इमामुल हक के हवाले से कि फखर और इमामुल हक के अंदर टाई नजर आ रही है आपको? नहीं, फ़खर और इमामुल हक के अंदर कोई टाई नहीं है, क्योंकि फ़खर का अपना रोल है, उनका अलग स्टाइल है खेलने का। इमामुल हक स्टे भी करते हैं, रन्स भी बनाते हैं, और अपने आप को उन्होंने, आज वो 5वें नंबर पे नहीं है, गुज़िश्ता 4 साल से वो इन्हीं नंबरों पे घूम रहे हैं, कभी 9 नंबर, कभी 11 नंबर, कभी 5 टॉप 10 नंबर में शामिल है ICC। एग्जैक्टली, देखें उनकी परफॉर्मेंस है। इमामुल हक नो डाउट वनडे के बेहतरीन प्लेयर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जिस तरह आप लोग की यहाँ पे टाई चल रही थी, मेरे ख्याल में बहुत अर्ली हो जाएगा ये, बिल्कुल अर्ली हो जाएगा हमारे लिए। इस पे किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे इमामुल हक के हवाले से और चारों ओपनर बैट्समैन के हवाले से भी। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।